वंदे मातरम मित्रों, मैं सोनू कुमार पांडे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पर। आज हम लोग देखेंगे संविधान में जो अनुसूची है उसके बारे में। तो देखिए, संविधान का मूल रूप जो था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, यानी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अनुसूचियाँ में किस अनुसूची में कौन सा विषय का चर्चा किया गया है। तो चलिए फोकस करते हैं एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्वेश्चन बहुत रहता है, एक दो क्वेश्चन रहता है। तो देखें, पहली अनुसूची है, तो पहली अनुसूची यानी संघ एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, यानी भारत देश है तो इसको किस तरीके से बांटा गया है, राज्य है तथा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है, यानी उनका प्रशासन कैसे होगा, क्या होगा, इसका बृहत चर्चा संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र यानी पहली अनुसूची में किया गया है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची। तो इसमें वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनके वेतन एवं भत्ते कैसे दिए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, इसकी चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। अब आते हैं तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में शपथ, राष्ट्रपति शपथ लेंगे, उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे, या जो भी मंत्री वगैरह शपथ लेते हैं उसका वर्णन किया गया है। अब आते हैं चतुर्थ अनुसूची में। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी आपको पता होना चाहिए संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा ऐसा सदन है जिसका विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा एक उच्च सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। तो उसमें प्रत्येक राज्यों से कुछ लोग चुन कर जाते हैं, यानी सीटों का आवंटन कैसे किया गया है इसका ये चतुर्थ अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब पंचम अनुसूची। पंचम अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रशासन कैसे किया जाएगा, उनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, यानी उनको कैसे सुख सुविधाएं दी जाएगी, उनको कैसे बेहतर लाइफ किया जाएगा, इसकी चर्चा इसमें की गई है। अब आते हैं तो छठी अनुसूची। तो पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर जनजातीय क्षेत्र काफ़ी मतलब समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, और तो उनको कहीं ना कहीं उस तरीके से सुविधाएं दी जाती है कि ताकि समाज के मुख्य धारा से जुड़े और देश के गति विकास का जो है उसमें वो अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। अब आते हैं तो सातवीं अनुसूची। तो इसमें केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों का बंटवारा है, यानी सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों का बंटवारा है, यानी यहाँ पर 3 सूचियाँ तैयार की जाती हैं। एक केंद्रीय सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। यानी केंद्रीय सूची में जितने भी विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार ही अपना नियम कानून बना सकती है। राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाती है। साथ ही साथ समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य का भी अधिकार होता है और केंद्र का भी होता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों नीतियां बना सकते हैं, वहां कानून बना सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना होगा, अगर समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार ने भी बना दिया, राज्य सरकार ने भी कानून बनाया, तो अगर टकराव की स्थिति होगा, विवाद की स्थिति होगा, तो केंद्र सरकार के जो भी कानून होगा उसको सर्वोच्चता वहां दी जाएगी, यानी उसकी स्पष्टता ज़्यादा देखी जाती है और उसका ही वहां पर बोलबाला हो जाता है। अब आते हैं, देखते हैं तो 8वीं अनुसूची। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं, यानी मूल संविधान था उस समय 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, बाद में 8 भाषाएं जोड़े गए हैं, यानी 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची है तो इसमें भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का वर्णन किया गया है, क्योंकि एक दल से दूसरे दल में एक से अधिक मात्रा में विधायक या सांसद अगर चले जाते हैं तो यह प्रक्रिया अगर निरंतर चलती रही तो कोई भी सत्ता, जैसे मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद अस्थायी रूप में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, यानी देश का विकास करना बहुत ही कठिन और मुश्किल हो जाएगा। यानी माना गया है कि एक खास सीमा से ऊपर के लोग नहीं जा सकते हैं। अब आते हैं 11वीं अनुसूची। तो पंचायती राज। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है तो देखिए त्रिस्तरीय इस व्यवस्था को माना जाता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में आता है, यानी चुनाव में भी ये त्रिस्तरीय चुनाव है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका, 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को शामिल किया गया है। आप एक बात याद रख सकते हैं कि पंचायती राज जो था राजस्थान के नागौर से पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर प्रारंभ किया था, यानी पंचायती राज का नींव रखा था, क्योंकि गांधी जी के अनुसार गाँवों में आत्मावस्थी है और गाँव का संपूर्ण विकास करने के लिए कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन, यानी गाँव स्तर पर स्वशासन होना चाहिए, यानी पंचायत स्तर, ठीक है, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। तो उस स्तर का विकास को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के
के अलावा त्रिस्तरीय एक स्तर बनाया गया जिसे पंचायती राज और ये नगर पालिका, शहरों में नगर पालिका के रूप में इसे जाना जाता है और किया जाता है। यानी 11वीं सूची में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका को किया गया। यानी एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है इन सब से क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जय हिंद जय भारत।